हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आई एम सी एस सुमित अरोड़ा फ्रॉम सुमित अरोड़ा क्लासेस। बेटा आज हम सी ए फाउंडेशन का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा अकाउंट्स के बारे में, कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको किसके बारे में, अपने सी ए फाउंडेशन के बारे में। ठीक है जी, चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नॉलेज देता हूँ बेटा। सी ए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स आपको आई थिंक पता तो वैसे होने चाहिए। ठीक है जी, पेपर नंबर 1 आपका अकाउंटिंग 100 मार्क्स। पेपर नंबर 2 आपका लॉ 100 मार्क्स। पेपर नंबर 3 मैथ्स 100 मार्क्स। और आपका पेपर 4 आपका इको दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स। ठीक है जी, पेपर नंबर 1 एंड 2 ये पेपर आपके बेटा सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव आप समझते हो? सब्जेक्टिव का मतलब जैसे आप क्लास 12th के अंदर पेपर करते थे, आप लिख कर आते थे पूरा आपका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है जी, और पेपर नंबर 3 एंड 4 आपके जो है ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, दैट इज पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो सकता है, सर पेपर नंबर 1 एंड 2 ठीक है ये सब्जेक्टिव टाइप का, पेपर नंबर 3 एंड 4 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, सर ऐसा क्यों है ये यहाँ पर? ठीक है, तो आइए जी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। जो पेपर नंबर 1 है, अब आपका जो फील्ड है वो चार्टेड अकाउंटेंट हो आप। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट की जो आपकी फील्ड है उसके अंदर जो मेन पेपर है आपका वो अकाउंटिंग का है। मेन जो आपका रोल है वो लॉस का है। तो ये दोनों पेपर जो होते हैं आपके कोर पेपर हैं। अब आगे जब इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पे आप आगे बढ़ोगे तो मेजर जो बेस पेपर्स आएंगे आपके, वहां पे कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके लॉ से होगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके अकाउंट से होगा। उसके अलावा ज्यादा कुछ और होगा नहीं। हाँ, तो बहुत सी चीजें सीखोगे, बट मेजर जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अकाउंटिंग एंड आपका क्या हो गया, लॉ से कनेक्टेड है। आप सारा टैक्स लॉस पढ़ोगे, आगे जाके आप ये सब चीजें करोगे। आप जो इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर आपके बिल्कुल काम के नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस इकोनॉमिक्स और मैथ्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम है एज कम्पेयर टू ये दोनों पेपर। तो कोई भी लेवल पे जब आप जाओगे आप सीए के, चाहे वो फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है, फाइनल है, फर्स्ट पेपर आपको हमेशा अपना अकाउंटिंग मिलेगा। नेम चेंज होते रहेंगे, जैसे अकाउंट्स को बाद में ये बोलेंगे फंडामेंटल और एडवांस अकाउंट्स, फिर ये बोलेंगे इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, पर है वो अकाउंट्स ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी पेपर कौन सा हो गया, अकाउंट्स। इसका मतलब अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको अकाउंट से बहुत प्यार होना चाहिए, अकाउंट्स आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगर अकाउंट से आपको प्यार नहीं है, अकाउंट्स आपकी स्ट्रांग नहीं है और आप सोचो कि आप सीए बन रहे हो, तो गलत चीज है वो। उसके बाद पेपर नंबर 2 लॉ। लॉ एक नया पेपर है आपका, उससे पहले कभी आपका ये था नहीं। तो लॉ के साथ एक सब्जेक्ट जो है आपका, ठीक है, जिसको हम फेमसली लॉ एंड क्या बोलते हैं हम, बीसीआर, लॉ एंड आपका बीसीआर। ठीक है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग वाला पेपर है। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मैथ्स के अंदर खाली मैथ्स नहीं है, मैथ्स है, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, अगेन एज यूजुअल मैं बोलूंगा कुछ बच्चों की मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है जो सबके लिए न्यू है, तो आप भी इस पर वर्कआउट कर सकते हो। आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, वो अगेन उस पर अपना वर्कआउट कर सकते हो। और मैथ्स का जितना आप कर सकते हो उतना आप कर लो। अगर आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ आपका क्या आता है यहाँ पर, बीसीके। ठीक है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के नाम से पेपर है आपका साथ में ये। तो मेजर यहाँ पार्ट रहेगा इकोनॉमिक्स का। बीसीके बहुत इजी सा सब्जेक्ट है आपका, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से स्कोर कर सकते हो। चलिए जी, ये मैंने कुछ बातें आपको बता दी किसके रिगार्डिंग, दैट इज अपनी बेसिक्स के बारे में, किसके, आपके अकाउंटिंग के, सॉरी आपके पूरे पेपर्स के। ये 4 पेपर रहेंगे आपके। पेपर नंबर 1 विल बी योर अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 विल बी योर लॉ, पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स, पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको हो सकता है सब लोग ने बताया हो कि बहुत टफ होता है सीए पास करना, या मार्क्स लाना बहुत टफ है, बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये कुछ मिथ्स है, मैं बोलता हूँ, जो लोगों के माइंड में होते हैं। लोग
मतलब शेयर करते हैं बच्चों के साथ, और इसी डर से बहुत बच्चे कभी कभी ट्राई भी नहीं करते। बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं खुद ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं फर्स्ट टाइम में सीए मैंने क्रैक करा है अपना, ठीक है। तो ऐसे कुछ इतना मतलब कुछ रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर कि आपको बहुत टफनेस नजर आ रही हो यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस जो लोग आपसे ये शेयर करते हैं सब बातें, चाहे वो कोई भी हो एक्स वाई जेड, ठीक है, चाहे रिलेटिव हैं आपके, चाहे वो घर फैमिली मेंबर्स हैं या कोई भी आपके हैं, तो सिंपल ये बोलूंगा, या तो उन्होंने ट्राई नहीं करा होगा या उन्होंने अपना पूरा 100% जो चाहिए कोर्स के लिए वो नहीं दिया होगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पूरा 100% दो आपको जो रिक्वायर्ड है और आप पास ना हो, पॉसिबल नहीं है ये चीज, पहली बात, ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके ऊपर, अपनी पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। हालांकि हम तो बात करेंगे कि भैया कितना अच्छा आपको स्कोर करना है, ठीक है। आपको पता है आपके पास 4 पेपर हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 1 जो है आपका बेटा, ठीक है, वो आपका वो अकाउंट्स 100 मार्क्स, पेपर नंबर 2 100 मार्क्स, पेपर नंबर 3 100 मार्क्स, पेपर नंबर 4 100 मार्क्स। और जो मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं हर पेपर के अंदर, वो आपके 40 40 40 एंड 40, चारों पेपर के अंदर आपको 40 40 40 मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है। बट एग्रीगेट में आपके पास 200 मार्क्स बनने चाहिए, तब जाके आप पास हो गए। तो पास होने की 2 कंडीशन है, इंडिविजुअल पेपर वाइज यू हैव टू स्कोर 40 40 40 इन ईच पेपर, एंड इन टोटलिटी ऑन एग्रीगेट यू हैव टू स्कोर 200 मार्क्स, दैट इज कॉल्ड 50%। मतलब 400 मार्क्स में से आपको मिनिमम 200 मार्क्स लाने हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या रही उसका सर कि ये मार्क्स आराम से आएंगे या नहीं आएंगे? बेटा बहुत आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर मैं आपको फाउंडेशन की बात करूं, आपकी फाउंडेशन में ही आपका जो पासिंग परसेंटेज होती है आराम से 25 से 30% होती है, ठीक है। 25 से 30% ये भी मतलब ऑन पेपर है, बट एग्जैक्टली बताऊंगा इससे ज्यादा होती है। बहुत से ऐसे बच्चे हमारे कोर्स के अंदर इनरोल कर लेते हैं जिनकी इंटेंशन नहीं होती, जो या फिर एफर्ट्स नहीं लगाते, वो इनरोल तो करते हैं बट उतने लेवल की स्टडीज नहीं करते, तो कैसे पास हो जाएंगे वो? बाकी जो बच्चे जो नॉर्मल तरीके से अच्छे स्टडीज करते हैं वो कभी फेल होते ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस आप थोड़ा सा फोकस होकर काम करो, सारे पेपर्स को पैरेलल लेके चलो, सब पे इक्वल एफर्ट्स लगाओ, सब पे अच्छा फोकस करो, तो कभी आप फेल नहीं होगे। चलिए जी, आइए जी हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी हम, हाँ जी, तो हम बात करते हैं किसकी, अपने पेपर की। अब क्योंकि मैं तो आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट डील करूंगा, ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं जो आपसे बात करूंगा सिर्फ अकाउंटिंग के पेपर की बात करूंगा। बाकी जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपसे बात करेंगे अपने अपने पेपर के बारे में, ठीक है। आइए जी, देखो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये तो मिनिमम मार्क्स बता दिए मैंने, पर मिनिमम मार्क्स थोड़ी टारगेट लेके चलेंगे 50% मार्क्स लेकर आने, नहीं जी नहीं। कम से कम जो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे 75 to 80% का टारगेट होगा ओवरऑल। और बात करूं मैं अकाउंटिंग के पेपर की, जो मेरा पेपर है, ठीक है, अकाउंटिंग के पेपर के अंदर मैं तो बात कर रहा हूँ भाई 90+ की, ठीक है जी। 100% मार्क्स ले आओ, दिल खुश हो जाएगा बेटा एकदम। तो हम जो कोशिश करेंगे पूरा 100 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, इतना कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ेंगे कि आपका 100 मार्क्स आना चाहिए। अकाउंट्स के अंदर कितने मार्क्स आने चाहिए आपके? 100 मार्क्स। स्ट्रेटेजिकली काम करोगे ना आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ? अगर हम पेपर की बात करें, क्वेश्चन पेपर की, मैं राइट फ्रॉम दी फर्स्ट डे बच्चों को ये चीज बोलता हूँ कि आप क्या करो, सीए इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओ, ठीक है, वहां पे जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो और अपने साथ रखो, और हमेशा बार बार उनको देखते रहो कि जो हम चैप्टर फिनिश करा, किस टाइप का क्वेश्चन आया था चैप्टर में से, क्या उस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के अगर पेपर आप डाउनलोड कर लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, जो हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे, जो आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पेपर लगभग लगभग उन्हीं नोट्स में से और मॉड्यूल में से आएगा आपका। और हर बार मैं इस सब चीज़ों के ऊपर अपनी वीडियोस भी बनाता हूँ कि देखो पेपर इस बार का कैसे आया था, ठीक है, और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी और कहाँ से पेपर आया, ठीक है। और मोरलेस जो हम क्लास में बोलते हैं बच्चों को, जो बताते हैं बच्चों को, ठीक है, और लगभग लगभग वैसा ही पेपर आता है आपका। आप ये लगा लो, बस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपकी रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है जी। अब पेपर जो आपका आएगा उसमें टोटल अगर आप मुझसे पूछोगे तो 6 क्वेश्चंस होंगे बेटा, ठीक है। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा आपका? कंपलसरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर कंपलसरी क्वेश्चन, एंड रेस्ट जो आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होगा बेटा, मैं आपको पहले बता दूं।
इसका पार्ट ए देखो। आप सर इतना कुछ क्यों बता रहे हो? देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए, आज आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना मेरे साथ, तो पहले एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। पेपर किस टाइप का आएगा, ये तो स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो, नॉलेज तो गेन करनी है, पर नॉलेज गेन करने के साथ साथ एग्जाम भी तो अच्छे से पास करना है ना। तो दोनों की अपनी बैलेंस इंपॉर्टेंस है, नॉलेज भी प्लस एग्जाम का पास होना भी, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तब तो लॉजिकल भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। और साथ में आपको पास भी अच्छे से होना है, उसके लिए आपको पेपर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर में ए पार्ट जो होगा वो हमेशा आपका ट्रू एंड फॉल्स आएगा। ये 12 मार्क्स के आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका वो लॉजिक चेक करते हैं और आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं आपके। बी पार्ट एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा जो कि अपने आप में 4 मार्क्स का होगा। और सी पार्ट आपका एक प्रैक्टिकल जनरली आता है, थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें, ठीक है, बट 20 मार्क्स इस तरीके से कवर करते हैं जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब 16 मार्क्स की थ्योरी आएगी जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करनी है, आप मना ही नहीं कर सकते उनको, चाहिए, ठीक है सर। अब रेस्ट जो आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, रेस्ट जो आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, इन 5 क्वेश्चंस में से, ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। आपको 4 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5, अब यू विल बी वेरी हैप्पी। क्यों सर? क्योंकि सर 5 में से 4 करने, एक क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। बट एक बात ध्यान रखना, जहां पे लाइफ में ऑप्शन आता है ना, वहीं पे कंफ्यूजन आती है, वहीं पे टाइम वेस्ट होता है। 3 घंटे मिले एग्जाम में, 3 दिन नहीं मिले हमें करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो जो 180 मिनट्स हैं उसी के अंदर आपको सब कुछ ध्यान रखना होता है। तो इफ आउट ऑफ 5 यू हैव टू सेलेक्ट योर बेस्ट 4, तो इसको सिलेक्शन करने में, ठीक है, आपको कभी कभी दिक्कत हो सकती है, कभी कभी टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बार बार आपको क्वेश्चंस देख के जाने पड़ेंगे किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको टफ क्या लगता है या आपको ईजी क्या लगता है, और क्यों कौन से क्वेश्चन को आप छोड़ोगे आप। तो पहले से थोड़ा सा माइंड में क्लियर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्टली जो हम सोच रहे हैं वही होगा वहां पे, बट पहले से अगर कोई प्रिपरेशन होगी हमारी, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारा पॉसिबिलिटी बड़ी कम है कि वहाँ कंफ्यूजन हो, क्योंकि वहां पे एक्शन टाइम है। वहां पर ये नहीं है कि आपका मतलब बैठ के सोच रहे हो, थिंकिंग टाइम यहीं पर होता है, अभी एक्शन टाइम आपका वहां पर होता है। 3 आवर्स में आप ज्यादा सोचोगे नहीं, वहां पे करोगे सिर्फ जो आप सोच के गए हो अच्छे से, ठीक है। चलिए जी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, कोई भी 4 क्वेश्चन होंगे, अगेन 20 मार्क्स ईच। तो 20 मार्क्स इंटू 4 कितना हो गया आपका, ये 80 मार्क्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स का तो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, प्लस 20 मार्क्स का क्या आएगा आपके पास, एक चॉइस आएगी जो आप छोड़ सकते हो। ये जो पेपर है आपका, ये आपका चॉइस वाला क्वेश्चन है एक, ठीक है। ये बात सर हमें समझ आती है। इसके बाद जो आपने एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, वो क्या ध्यान रखनी है कि इस 20 मार्क्स साथ में एक +5 मार्क्स में एक इंटरनल चॉइस भी आएगी। ओके, साथ में आपके पास एक इंटरनल चॉइस भी आएगी, तो इट मींस जो हमारा पेपर होगा वो पेपर 125 मार्क्स का सेट होगा। सॉरी बेटा, 125 मार्क्स का पेपर सेट होगा। अब 125 मार्क्स का पेपर सेट होगा, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हम 125 में से 100 का अटेम्प्ट करके एटलीस्ट 60-70 स्कोर कर लें? मतलब आउट ऑफ 125 यू हैव टू गेट अराउंड कितना, 60-70, अगर मिनिमम बात करो, मिनिमम अगर अच्छा है आप 90 तक लेकर आओ, पर मिनिमम बोल रहा हूँ कि इतना नहीं कर सकते हम, कि इतने में कुछ दिक्कत है क्या हमें करने में? यार आपने 11th में अकाउंट्स पढ़ी है, 12th में अकाउंट्स पढ़ी है, उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है, दूसरी गलती थोड़ी है वो। पेपर टफ नहीं होता, आपको उसके लेवल तक अपने आप को पहुंचाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें बताई। 125 मार्क्स का पेपर का टोटलिटी में एक इंटरनल चॉइस 5 मार्क्स की, एक एक्सटर्नल चॉइस 20 मार्क्स की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर कंपलसरी क्वेश्चन नंबर, रेस्ट 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, और 20 मार्क्स ईच। अब सर क्वेश्चंस आएंगे कितने कितने मार्क्स वाले? जैसे आपके क्लास 12th के अंदर भी पैटर्न सेट होता है। पैटर्न क्या सेट होता है आपका, लाइक कि आपका 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं आपके, 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के हैं, ठीक है, लाइक दैट। यहाँ पे भी हमारे पैटर्न सेट होते हैं। जैसे मैंने बोला आपको 4 मार्क्स, 12 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये क्या क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है। बट वैसे जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें हो सकता है
10 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो, इस तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें हो सकता है एक 10 मार्क्स का हो, एक 5 मार्क्स का हो, फिर एक 5 मार्क्स का हो, ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, हो सकता है 15 मार्क्स का हो एंड 5 मार्क्स का हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या होगा, क्वेश्चन एक 10 मार्क्स का है या फिर 20 मार्क्स का, चांसेस कम है पर 20 मार्क्स का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ठीक है, जिसके अंदर हो सकता है आपके पास आपका 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 ऑप्शन हो गए, साथ में एक और इंटरनल चॉइस इन्होंने दे दी 5 मार्क्स। तो आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 4, ये इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर 6 या 4 5 में आ जाती है ये, मतलब 6 में भी आ जाती है, 4 में भी, 5 में कहीं पे भी आ जाती है चॉइस ये। ठीक है, ऐसे करके पैटर्न कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न बता दिया मैंने, रेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 पैटर्न कुछ भी, 10 मार्क्स के 2 आ गए, 10+10, 10+5+5, 15+5 हो सकता है, 20 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन का भी बहुत रेयर ऑफ केस आ सकता है, और 5 5 5 5 5। ठीक है जी, तो ये आपका पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। आई थिंक मैं यहाँ तक आपको समझाने में एकदम सक्षम रहा हूँ, मैंने आपको एकदम अच्छे से बातें समझा दी और आपने एकदम अच्छे से लिख ली होंगी। आज हम फर्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपको फर्स्ट क्लास के अंदर क्या करना है, आपको अपनी नोटिंग्स बनानी है, साथ साथ क्लास की जो मैं बातें लिखवा रहा हूँ सारी बातें लिखनी है, इंडेक्स बनाओ, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आता है बता रहा हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, पूरी प्रॉपर कॉन्सेप्ट का रजिस्टर बनाओ, कॉन्सेप्ट का रजिस्टर आप मेंटेन करोगे, ये रजिस्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा आपको, लास्ट में जब एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा बेटा। ठीक है जी, चलिए जी, आइए जी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां तक हो गया। अब हमारे अकाउंट्स के इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अकाउंट्स का आप इंडेक्स बना के लिखो, और जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन चैप्टर्स को लिखो आप। जैसे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब थ्योरी टॉपिक से सारे के सारे आपने क्लास 11th में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल कन्वेंशंस, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो नोट्स मेरे बने हुए एज पर आईसीआई बुक बने हुए हैं, आईसीआई की जो बुक है उसके एग्जैक्टली उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये मैंने नोट्स अपने बना रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी यहाँ तक, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ इन चैप्टर में से आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो छोटा छोटा ये आपका, तो 5 से लेके 10 मार्क्स तक आ सकता है। तो आप डाल लो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन या थ्योरी, थ्योरी जो आएगी 5 to 10 मार्क्स की, इसमें से थ्योरी जो आएगी 5 to 10 मार्क्स तक की थ्योरी आ सकती है, कुछ ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में। और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 में एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, आप चेक करो, ये 4 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज हो सकती है आपकी। चलिए जी, अब आफ्टर दैट आपके पास क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्लस आपकी सब्सिडरी बुक। जर्नली देखा गया है कि यहाँ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं इसको 0 to 5 मार्क्स करूंगा। तो मैं आपके साथ लिख कर दूंगा आपको बेटा, जब भी आप लिखोगे, ठीक है, तो आप अपना इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर लिख दो आप, क्या, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे नाम दे दो, और साथ में लिख दो मार्क्स, कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा आपका 5 to 10 मार्क्स के बीच में। सेकंड, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें क्या सीखेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, आपका सब्सिडरी बुक्स, ये सब चीजें हम सीखेंगे। ये आपका 0 to 5 मार्क्स तक कर लो मैक्सिमम। ठीक है, चलिए जी, नंबर 3 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर ये तो क्लास 11 में पढ़ के आए बेटा, उससे एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो आएगा आपका 10 मार्क्स तक। सर इसको आपने कलर क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि सर इसकी आने की गारंटी 100% है, मतलब 100% दिस क्वेश्चन विल कम इनटू योर एग्जाम। तो भाई ये 100% आना है चैप्टर, 100% आना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो इसको कैसे आप लूज कर सकते हो। ठीक है जी सर, ठीक है, हम समझ लेंगे ये वाली बात। नंबर 4 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बेटा आपका है इसके अंदर, वो क्या है,
बीआरएस में भी अगेन एडवांस कुछ लेवल पर आएगा, जो आपने क्लास 11th में करा है वो तो करेंगे, उसके एडवांस लेवल पे एडजस्टेड कैश बुक्स वगैरह आएंगे आपके, थोड़े एडवांस पॉइंट्स आएंगे आपके, तो इसको 5 to 10 मार्क्स तक एग्जाम में कर लो, आ सकता है, कभी कभी ये स्किप भी हो जाता है। ठीक है जी। बीआरएस के बाद आपका आ गया इन्वेंट्रीज। इसको भी कर लो 5 to 10 मार्क्स के एग्जाम में। अब सर ये इन्वेंट्री टॉपिक जो है, ठीक है, ये आपका न्यू टॉपिक है, इससे पहले आपने कभी नहीं करा। ठीक है, इन्वेंट्रीज टॉपिक आपने कभी नहीं करा, तो ये अब टॉपिक बड़े आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, ताकि आपको माइंड में अच्छे से रिटेन हो जाए। सर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या है, मेजरमेंट डिसिप्लिन, सॉरी चैप्टर नंबर 6 हमारे अकॉर्डिंग क्या हो गया, डेप्रीशिएशन। सर ये तो आपने करा हुआ है ऑलरेडी, पर इसमें बहुत एडवांस फॉर्म होगी इसकी। ठीक है, इसमें बहुत नई चीजें हम सीखेंगे जो आपने पहले कभी सोचा नहीं था। आपने सोचा कि डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के दो मेथड है, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, ऐसा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स तक एग्जाम में आता ही आता है 100%। ठीक है, डेप्रीशिएशन के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर इसका भी लगा लो आप 5 मार्क्स मिनिमम आने ही माने हैं, मिनिमम, बाकी 10 मार्क्स तक जा सकता है, पर 5 मार्क्स मिनिमम आने ही आने हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद इसको छोड़ दे, बहुत थ्योरी टॉपिक है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको छोड़ देते फिलहाल हम। ठीक है, 8th जो मेन इंपॉर्टेंट न्यू टॉपिक फिर आया आपका कंसाइनमेंट। सर ये आपका फिर एक न्यू टॉपिक है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, और इसको भी हम कर देते हैं 10 मार्क्स। और सर आपने 10 मार्क्स कैसे लिखा है, ऐसे, तो ये इसके बिना तो पेपर सेट ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा है, सिंपल लिख दिया 100%, बट कभी कभी हो सकता है ना भी आए, बट यहाँ पे तो पक्का है आना ही आना, अभी तक का रिकॉर्ड है। कंसाइनमेंट के बिना पेपर सेट नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसाइनमेंट, इन्वेंट, सॉरी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर 9 हमारे लिए कौन सा हो गया उसके बाद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चैप्टर लिख रहा हूँ जिसका नाम लिख रहा हूँ एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, और सॉरी 11 टॉपिक लिख रहा हूं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर अगर आपको देखना है यहां से देख लो नाम, मैंने बताया एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये भी तीनों चैप्टर नए हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब मैंने इनको साथ में क्यों लिखा है सर, इसके बारे में आपको बता देता हूं। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों में से आपके पास दो क्वेश्चंस आएंगे, जो अभी तक का पास्ट ट्रेंड है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और ये 10 मार्क्स में आएंगे श्योर श्योर। इन तीनों में से दो क्वेश्चंस आएंगे कोई भी, और 10 मार्क्स में आएंगे, 5 मार्क्स के दो क्वेश्चंस। ठीक है, तो लक अच्छा रहा, तीनों के तीनों आएंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बहुत सिंपल चैप्टर है ये 11। अब उसके बाद अब हम आ जाते हैं वापस अपने कुछ मेजर टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, आपका 12th टॉपिक जो है आपका बच्चे यहाँ पर वो क्या हो गया, फाइनल अकाउंट्स। सर इसको तो आप, सर मैं क्या करूँ सर इसके साथ, 10 मार्क्स मिनिमम रख लो और मैक्सिमम 20 मार्क्स तक जा सकता है, और ये भी 100% आना है। सर उसके बाद सर 13 चैप्टर कौन सा है हमारा, दैट इज एनपीओ, हम जो करेंगे। एनपीओ भी जनरली 10 मार्क्स में एग्जाम में आता है। 14 चैप्टर कर लो आप बेटा, पार्टनरशिप, ये भी 10 to 15 मार्क्स एग्जाम में देता है। और 15 चैप्टर देख लो आपका क्या आ गया, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के दो पार्ट होंगे यहाँ पे, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एंड जो डिबेंचर्स है ना बेटा, उसका इशू वाला पार्ट है, रिडम्पशन वाला पार्ट नेक्स्ट लेवल पर है। तो ये आपका आ जाएगा कितने मार्क्स में बेटा, ये आ जाएगा आपका 15 मार्क्स एग्जैक्ट, रेंज नहीं है इसकी,
10+5, ये 10 और ये 5, और ये भी 100% गारंटी है। मतलब ये चीज, अब ये टॉपिक्स तो ऑलरेडी आपने देखे हुए पहले, पर इनकी एडवांस है, ये भी एडवांस लेवल पे आएंगे बहुत ज्यादा। जहाँ फाइनल अकाउंट में छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स आप देखते थे, अब तो बहुत बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स आएंगी आपके सामने। तो ऐसे कर कर, ठीक है, ये ही चैप्टर आपको 50 मार्क्स का पेपर दे देंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, यही चैप्टर आपको चारों मिला के 50 मार्क्स वहां दे देंगे। तो इसका मतलब जिस बच्चे के ये चारों टॉपिक बड़े स्ट्रांग है, तो उसको तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता पास होने से बेटा। ठीक है जी, तो यहां तक मैंने आपको पूरा सिलेबस आपको बता दिया, ठीक है, और एक बार पूरा आपको मैंने बता दिया अच्छे से। दैट इज 15 टॉपिक्स होंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने थ्योरीज को अलग अलग लिखा हुआ है, वैसे टोटलिटी में बोलूँ 15 टॉपिक है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैं आपको अलग से समरी दूंगा। ट्रू एंड फॉल्स आपके 12 मार्क्स के आने एग्जाम के अंदर, फर्स्ट चैप्टर, सब फर्स्ट जो चैप्टर है मतलब उसमें से ट्रू एंड फॉल्स मेजर आएंगे, 12 मार्क्स से ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, उसके लिए अलग समरी बुक आएगी आपकी, ठीक है। बाकी जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं, स्टडी मटेरियल है, उसको मैं अलग से डिस्कस करता रहूंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज होगी, और जो मेरी बुक आपको मिलेगी, ये पूरी बुक है बेटा मेरी ये, ठीक है। इस बुक के अंदर आपको सारे के सारे जो आईसीआई के क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे, वो लगभग हम कवर करते हैं, और जो कवर नहीं होंगे वो आराम अलग से मैं आपको क्लास में डिस्कस कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट है किसको लेकर, आपके फाउंडेशन के अकाउंट्स के सिलेबस को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लेवल तक क्लैरिटी आई होगी फाउंडेशन के अकाउंट्स के सिलेबस को लेकर, किस तरीके से सिलेबस आपका आएगा, ठीक है जी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे अकाउंटिंग का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। आइए आइए जी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कराने वाला हूं। अगर आप मेरी बात समझेंगे अच्छे से और मानेंगे मेरी बात, तो मैं आपको थ्योरी में बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। मैं एक चीज में बहुत बिलीव करता हूं कि जितना थ्योरेटिकल आप स्ट्रांग हो गए अकाउंट्स के अंदर, उतना प्रैक्टिकली आपके लिए इजी होंगी चीजें। मैं थ्योरी से कनेक्ट कर करके प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ बेटा। तो पहली 2 3 4 क्लासेस, मतलब हो सकता है 5 क्लास भी, सच बताऊं मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो ऑलरेडी आपने हो सकता है क्लास 11 में पढ़ाओ, बट मैं उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से पॉलिशिंग करूंगा आपके साथ। आप ऐसा मान लो कि मैं पॉलिशिंग करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझते हैं, ठीक है जी। अकाउंटिंग का मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। चलिए जी, थोड़ा सा मैंने आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ अकाउंटिंग का, फिर आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप होगी कि अकाउंटिंग की नीड क्यों आई आपकी, ठीक है। आइए जी, अब आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है और ये नीड क्यों आई अकाउंट्स बनाने की हमें, ठीक है। अगर हम चले जाएं बहुत ही अपने इनिशियल स्टेज पर, लाइफ के इनिशियल स्टेज पर, जहां पर क्या था, बार्टर सिस्टम था। सर आप सबको पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। यस, बार्टर सिस्टम आप सबको पता है, जहां पर हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। मेरे पास गुड्स है, लाइक मेरे पास, याद होगा आपने पढ़ा भी होगा, मेरे पास राइस है, ठीक है, आपके पास वीट है, ठीक है। तो हम दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, हम दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। मैं आपको राइस दूंगा, आप मुझे वीट दोगे। बट इस चीज में बहुत प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या आती थी इस चीज के अंदर, कि मैं आपको कितने राइस दूंगा और उसके बदले में आप मुझे कितनी वीट दोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। क्या नहीं थी यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं थी, लैक ऑफ वैल्यू। अब जब वैल्यू ही नहीं थी, तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम क्या आती थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती थी आपकी, दैट इज आपका जो ट्रेड या फिर बिजनेस, वो बहुत लो वॉल्यूम में हो पाता था। लो वॉल्यूम मतलब हम कर ही नहीं पाते थे बिजनेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम और थी, वो प्रॉब्लम क्या थी आपकी, को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। याद है ये चीज,
मतलब जो चीज मेरे पास है वो आपको चाहिए, जो चीज आपके पास है वो मुझे चाहिए, ऐसा होना कभी कभी मुश्किल था। बात समझ आ रही है? ऐसा होना कभी कभी क्या था, मुश्किल था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए इसलिए इस सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि भैया आपका लैक ऑफ वैल्यू है, जहां पे आप वैल्यू नहीं है किसी चीज को लेकर, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत मुश्किल था आपका, ठीक है, बिजनेस ट्रेड नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो क्या हुआ, दैट इज मनी आई। अब मनी की अलग अलग फॉर्म्स थी, उस पर मैं बढ़ नहीं रहा हूँ आगे, ये सारा आपका इकोनॉमिक्स का मैटर है, ठीक है, जहाँ पे आप मनी के बारे में सीखते हो, ठीक है। मनी पहले आपकी गोल्ड की फॉर्म में आई, कॉइन्स की फॉर्म में आई मनी, फिर आपकी दैट इज पेपर की फॉर्म में आ गई, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई। तो फाइनली अभी जो मनी पढ़ते हैं पेपर फॉर्म मनी होती है, ठीक है, जहां पर क्या होता है, दैट इज कि हर चीज को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक सपोज मैंने बोला राइस, मेरे राइस जो है ₹50 पर kg हैं। आपने बोला वीट ₹10 पर kg है, तो मुझे बताओ आप कि मैं 1 किलो राइस के बदले में 1 किलो वीट कैसे दे दूंगा? कि मेरे राइस जो है ₹50 के हैं, आपके वीट जो ₹10 किलो के हिसाब से है, तो 5 किलो वीट दोगे मुझे, तब जाके मैं आपको 1 किलो अपने राइस दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या हो गया, मनी के आने से क्या हुआ, ट्रेड और बिजनेस में थोड़ी स्मूथनेस आई, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ठीक है। जैसे ही मनी का जन्म हुआ, ठीक है, वहीं से क्या हुआ, इंक्रीज इन बिजनेस हुआ। अब जब बिजनेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है क्या हुआ, इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, लाइक मैंने आपको गुड्स दिए, आपने मुझे कैश दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्संस फॉर सम कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। फिर बोलना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन फॉर सम कंसिडरेशन। लाइक मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं आपको, ठीक है, उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, मुझे फीस दोगे आप मुझे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ये भी हमारे बीच में क्या हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुए, अब ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा बढ़ गए कि दिक्कत वाली बात हो गई। अब सारे ट्रांजेक्शन कैसे हम माइंड में रिटेन करें, आप सोच के देखो ये चीज। मैं आपको अब मान लो सपोज से फॉर एग्जांपल एक दिन में हमारे 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब सारे ट्रांजेक्शन क्या माइंड में रिटेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी, मैं क्लास 11th में था, तो हमारे टाइम पे एनसीईआरटी की बुक हुआ करती थी। तो जो हमारी टेक्स्ट बुक थी, उस टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पे एक मतलब मुहावरा टाइप लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था, पहले लिख पीछे दे, अकाउंट्स को डिफाइन करा हुआ था, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। वो कह रहे पहले रिकॉर्ड करो, फिर कुछ दो किसी को, और भूल जाओ किसी को आपने कब दिया, क्या दिया, और कितना लेना है, कितना देना है। तो जहां पे आपने रिकॉर्ड करा है ना, वहीं जाके चेक कर लो, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। तो जब ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा बढ़ गए तो सारे ट्रांजेक्शन माइंड में हम रिटेन नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग चाहिए, जिसको हम नाम देते हैं बुक कीपिंग का, डबल एंट्री बुक कीपिंग, सुना होगा ना आपने। हमें क्या चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है, जिसको हम बात करते हैं या बुक कीपिंग हम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ने से हमारी एक नीड हुई, नीड क्रिएट हुई। नीड किस चीज की हुई, अकाउंटिंग की हुई। आई बात समझ? ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बेसिक बताया। अब देखो जैसे आप भी मेरे साथ क्लास में आए आज, तो क्लास के अंदर मैंने आप सब बच्चों को क्या बोला कि बेटा आप सब नोटिंग बनाना स्टार्ट करो। क्यों? कि आज जो मैं क्लास में आपको बोल रहा हूँ वो सब चीजें बोल रहा हूं मैं, आप अगर सुनने में बहुत अच्छी लग रही होंगी आपको सारी बातें, बट पॉइंट इज दैट वो कितने टाइम तक रिटेन कर पाओगे आप? आपको रिटेन नहीं कर सकते, तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड जितना सिस्टमेटिक होगा, ठीक है, उतने ज्यादा आपके लिए इजीनेस रहेगी कि बाद में जाके आप चेक कर सकते हो आपने क्या पढ़ा था और कब पढ़ा था आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो चीज हो गई। तो यहीं पे जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गए, बिजनेस बढ़ गया, तो वहां पे किसकी नीड आई, अकाउंटिंग की। क्योंकि जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो ऑनर है उसको दिक्कत होगी कि भाई मैं कैसे सब चीज रिटेन करूंगा माइंड में। तो उसको अगर बिजनेस को ग्रो करना है अपने, तो अकाउंटिंग की नीड है, ठीक है। बिजनेस के जो बैकबोन है, बिजनेस किसी बिजनेस की सक्सेस की जो बैकबोन है वो उसकी अकाउंटिंग है। आप सोच के देखो, अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो फ्रॉड और एरर हो जाएंगे बिजनेस के अंदर। उन फ्रॉड्स और एरर से रोकने के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड प्रॉपर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के दो पार्ट आए। पहले जो आया उसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, और फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट आया उसको डबल एंट्री सिस्टम।
अच्छा, आपने कभी पुराने जमाने की मूवी देखी हो, सुना हो, जो पहले जमाने के लोग होते थे, जो किसी गांव में जमींदार है या बहुत अमीर इंसान है किसी गांव का, किसी विलेज का, ठीक है, तो वो पर्सन क्या करता था, उस पर्सन के पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत उसके पास गोल्ड है, बहुत उसके पास प्रॉपर्टीज है, बहुत लोगों से पैसा दिया हुआ है उधार पर, तो ऐसे पर्सन को क्या चाहिए था, मुंशी जी चाहिए थे। हमारे मुंशी जी से बात करो, मुंशी जी क्या थे, अकाउंटेंट थे। क्या है वो, अकाउंटेंट है, जो सारे हिसाब किताब रखता था, किसका, उस अमीर इंसान का। तो शुरू शुरू में जो अकाउंटिंग की नीड पड़ी, सिर्फ अमीर लोगों को पड़ी, क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसा होता था, और जिसके पास पैसा है वही लेन देन कर रहा है, उसी को तो क्या चाहिए, हिसाब किताब चाहिए प्रॉपर, तो क्या चाहिए उसको, अकाउंटेंट चाहिए प्रॉपर, मुंशी जी जिसको बोलते थे वो। तो शुरू शुरू में जो अकाउंटिंग थी वो सिंगल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग थी। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या था आपका, बड़ी दिक्कत वाली बात थी बेटा। वो दिक्कत वाली बात क्या थी, यहाँ पे जो था बहुत डिफिकल्टी थी हमें, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट व्हाट, फ्रॉड एंड एरर्स। आपको पता है हमारे रोड साइड्स पे बहुत ज्यादा ऐसी शॉप्स हैं जहां पे आज भी सिंगल एंट्री सिस्टम चलता है अकाउंटिंग का। मैं ये नहीं कह रहा सिंगल एंट्री सिस्टम जो है बुरा सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, ठीक है, आज भी सिंगल एंट्री सिस्टम लार्ज स्केल पे चल रहा है छोटे बिजनेस के अंदर। क्यों सर, क्योंकि रीजन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम एक प्रोफेशनल सिस्टम है, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल पर्सन हायर करना पड़ेगा, और छोटा बिजनेस कोई प्रोफेशनल पर्सन को हायर नहीं कर सकता। तभी एक प्रॉब्लम रहती है, उस बिजनेस की ग्रोथ भी नहीं होती। जब से वो इंसान पैदा हुआ है, जब से उस इंसान ने उस बिजनेस में कदम रखा है, तब से लेके आज तक उस बिजनेस में बैठा हुआ है जमकर, वो बिजनेस अपने छोड़ के बाहर निकलता है एक दिन भी। उसको पता है जिस दिन में बाहर निकल गया, उस दिन मेरे पीछे जो मेरे लोग बैठे हुए हैं वो फ्रॉड कर जाएंगे बिजनेस के अंदर, क्योंकि वहां पे उसको पता है मेरे पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मैंने डेवलप नहीं करा। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं कभी भी अपने बिजनेस के अंदर बैठते नहीं है, वो बिजनेस के बाहर रहते हैं। बाहर रहने का मतलब एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, उनको पता है हमारे पास क्या है, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है। आपने कभी सोचा होगा कि जो धीरू अंबानी होंगे, या सॉरी जो मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, या फिर जो टाटा है, ठीक है, ये इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस हाउस है, क्या यहाँ पे ऑनर खुद बैठ रहा है, नहीं, इनके जो रिटेल आउटलेट्स है, जो स्टोर्स हैं, ये खुद चल रहे हैं, वो ऑटोमेट है। ऑटोमेट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम कर रखा है। और यहाँ पे अकाउंटिंग में कोई दिक्कत ना हो, हम जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं, हम ऑडिट करते हैं अकाउंट्स की। क्या करते हैं, हम ऑडिट करते हैं अकाउंट्स की। तो पहले आपको पता होना चाहिए, बिना बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, कि आगे जाके आप क्या करने वाले हो, अकाउंट्स को चेक करोगे, दैट इज कॉल्ड ऑडिट, ठीक है जी। अब क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमारी कंट्री में एक सिस्टम डेवलप हुआ, जिसका नाम रखा हमने, जिसका नाम था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम हमारी कंट्री में नहीं बना था, ये सिस्टम आपका कहां पे आया था, इटली में आया था। लूकस वॉज द पर्सन, ठीक है, जिसने सिस्टम को करा था, डेवलप करा था। कब करा था, 14th सेंचुरी में। कहीं पे ढूंढोगे तो यहाँ पे लिखा होगा 14th सेंचुरी, क्योंकि लेट 14th सेंचुरी थी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 15th सेंचुरी में, ठीक है, तो कुछ लोग 14th सेंचुरी भी कहते हैं, कुछ 15 भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसी से। लूकस वॉज द पर्सन जिसने डेवलप करा था किसको, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आज तक जो भी अकाउंट्स की आपने बुक देखी है, उन सारी बुक्स के ऊपर एक टाइटल लिखा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब क्या है, जो एक ट्रांजेक्शन है, जो एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। एक ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वन ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, it will not be recorded twice, but it will be recorded at two places, that is called double entry bookkeeping system. It's very simple, ठीक है। तो वन ट्रांजेक्शन को हम टू जगह रिकॉर्ड करेंगे, दो प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस ये एंट्री सिस्टम ने आपके अकाउंटिंग के अंदर क्या कम करा, फ्रॉड और एरर्स को कम कर दिया। मैं ये नहीं पहले जीरो कर दिया, पर इसको कम कर दिया बहुत। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, इस सिस्टम को फॉलो करा जाता है, और सिस्टम की देन है, दैट इज अकाउंटिंग में इतना डेवलपमेंट हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई, अकाउंट्स की हिस्ट्री आपको समझ आई, ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग के हिस्ट्री के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने आपको बातें बताई। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे दे भी रखा था मैंने ये, ठीक है। लूकस पिकैलियो, इटली का है पर्सन है ये, ठीक है। इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग, विच इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग इन 14th सेंचुरी, ठीक है।
ट्रांजैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, हम इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है जी। अब चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एज पर AICPA, पता है आपको क्लास 11th में भी आपने यही डेफिनेशन पढ़ी थी और यहाँ पे वहां पे भी लिखा हुआ था। बस हो सकता है कि क्लास 11th के अंदर आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने फोकस ना करा हो, या फिर उस टाइम पे वो सोच रहे होंगे बच्चे हैं अभी तो बहुत, ये क्लास 11 के, इनको क्या बताना इसके बारे में। AICPA क्या हो गया आपका, पहले बता दूं मैं आपको, ये है क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं जो यूएस है, यूएस के अंदर जो सीए होते हैं उनको हम सीए नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो ये चीज हो गई आपकी, एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स दैट इज कॉल्ड CPA, वहां की डेफिनेशन है ये, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट बॉडी, फर्स्ट लार्जेस्ट बॉडी तो यही है आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सेकंड लार्जेस्ट बॉडी जो है ICAI है। ICAI तो पता है ना आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट बॉडी है हमारी ये, ठीक है। तो एज पर AICPA 1961 में डेफिनेशन आई, उन्होंने क्या बोला अकाउंटिंग के बारे में, आइए जी देखते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, याद करो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing the financial transactions and events. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the financial transaction and events and interpreting the result thereof। हाँ जी, अब सर इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग के फीचर्स की। फीचर नंबर 1 इन्होंने क्या बोला, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है और साथ में क्या है, साइंस भी है। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो अकाउंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, आर्ट है एक। आर्ट का मतलब क्या हो गया, आर्ट का मतलब क्या हो गया, आप समझो, आर्ट का मतलब क्या हो गया, जहां पर हमें क्या चाहिए, कोई स्किल चाहिए, दैट इज कॉल्ड आर्ट। आर्ट का मतलब क्या, जहां पे क्या चाहिए, हमें कोई स्किल चाहिए, ठीक है। तो ये स्किल डेवलप कैसे होती है, प्रैक्टिस से होती है, ठीक है। अब आर्ट में अगर मैं बात करूं, दैट इज आप कोई स्पोर्ट्समैन हो वो भी एक आर्ट है, आप एक एक्टर हो वो भी एक आर्ट है। तो ये जो चीजें होती हैं, एक्टिंग करना, ठीक है, इसमें क्या एक स्किल चाहिए होती है, वो स्किल आप डेवलप करते हो कैसे, करके प्रैक्टिस कर करके वो स्किल को आप डेवलप करते हो, दैट इज कॉल्ड इट्स एन आर्ट। अब आर्ट मतलब यहाँ पे एक स्किल है, और ये स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं अपने आप को प्रैक्टिस करके। अकाउंटिंग को आप अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी आर्ट आपको। एज वेल एज साइंस, सर व्हाट इज साइंस, ठीक है। साइंस मतलब जहाँ पे क्या होता है, रूल्स होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, लॉजिक होते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर भी कुछ भी हम वर्कआउट करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉजिक्स होंगे, उनको फॉलो करते हुए काम करेंगे हम, ठीक है सर। नंबर 2, रिकॉर्डिंग। तो सेकंड जो अकाउंट्स का फीचर है वो क्या, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज व्हाट, जहां पे हम क्या करते हैं, जर्नल पास करते हैं। जर्नल का मतलब क्या होता है आपका, दैट इज, मैं बोलूं आपसे, एक तो जर्नल एंट्रीज, और दूसरा क्या हो गया आपका, दैट इज सब्सिडरी बुक्स।
बहुत लोगों को बात पता ही नहीं होता कि जो सब्सिडरी बुक्स हैं ये जर्नल का ही पार्ट है। सब्सिडरी बुक, सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल, जब हम जाएंगे तब हम समझेंगे। तो अकाउंट्स का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। जो रिकॉर्ड करने की टेक्निक है, दैट टेक्निक इज नोन एज जर्नल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज व्हाट, जर्नल, जहां पे हम, ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप है जहां पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इसको हम फेमसली बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज व्हाट, क्लासिफाइंग। जो क्लासिफाइंग वर्ड आया है वो कहां से आया है, वो वर्ड आया है आपके पास क्लास से। जैसे क्लास 11 क्लास 12 क्लास, सीए की हमारी क्लासेस होती हैं। अब जब क्लास के अंदर आप क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हो जिनका सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो आप, या सेम स्ट्रीम के होते हो, ठीक है, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है, नेचर क्लासिफिकेशन सेम होती है। तो क्लासिफिकेशन इज व्हाट, जहां पे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लेजर्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, हम लेजर। तो हम जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, दैट इज कॉल्ड लेजर। लेजर इज अ चीफ बुक ऑफ अकाउंटिंग, मतलब प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग है। कुछ लोग बोलते हैं, या जो हम कहते हैं क्या, कि जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक है। और तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो जर्नल अगर प्राइमरी बुक है तो लेजर क्या होगा, सेकेंडरी बुक है। नहीं, लेजर जो है प्रिंसिपल बुक है। लेजर क्या है बेटा, हमारी प्रिंसिपल बुक है, मतलब मेन बुक है। ठीक है, बेसिकली लेजर में क्या होता है, हम सारे ट्रांजेक्शन को अपने अपने हेड्स के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल हम अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। लाइक क्या हो गया आपका, कि जितना भी कैश है उसको कैश अकाउंट में शो करेंगे, कितना कैश आया कितना कैश गया। परचेज के लिए हम परचेज अकाउंट बनाएंगे कि कितनी परचेजेस करी हमने। सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई अलग अलग जगह। मुझे चेक करना है टोटल परचेज कितनी है, तो परचेज का रजिस्टर उठाऊंगा और चेक कर लूंगा। मुझे देखना है टोटल सेल्स कितनी है, मैं सेल्स का रजिस्टर उठाऊंगा चेक कर लूंगा। मेरे को एक एक आइटम में जानने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने क्लासिफिकेशन कर दी प्रॉपर। ठीक है जी, आइए जी फोर्थ, समराइजिंग। सर समराइजिंग इज व्हाट, ट्रायल बैलेंस। तो हम जैसे ही सारे लेजर्स प्रिपेयर कर लेते हैं, अब लेजर्स होते हैं बहुत सारे, हम ये चेक करते हैं कि लेजर के अंदर पोस्टिंग ठीक से करी नहीं करी, कहीं पे कुछ अमाउंट का एरर तो नहीं है, कहीं पे कुछ पोस्टिंग का एरर तो नहीं, कहीं पे कहीं टोटलिंग का एरर तो नहीं है। इन सारे एरर्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस अपने आप में क्या बोल रहा है, बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स। ठीक है, सारे लेजर्स का जो बैलेंस होता है वो कहां डालते हैं हम, ट्रायल बैलेंस में। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली चेक करते हैं कि हमने पोस्टिंग ठीक करी है, हमने अमाउंट ठीक से रिकॉर्ड करा है नहीं करा, कुछ हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का। बाकी ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग, तो बोलोगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, आउट ऑफ व्हाट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो आप ये नहीं बोलोगे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समरिंग। अरे भाई भाई ऐसा नहीं है, पहले आप रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासिफाई करोगे, फिर समराइज करोगे, आरसीएस। तो काउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ व्हाट, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो अकाउंट्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में बोलूंगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, लाइक डिस्प्यूट्स हो गए कुछ बिजनेस में। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, कुछ डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी है, ये सब चीजें बिजनेस के अंदर इफेक्ट डालती हैं बहुत ज्यादा। आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, आपके बिजनेस में कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये बिजनेस पे इफेक्ट डालेंगी। पर इसकी वजह से इस डिस्प्यूट को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बिजनेस पे तो इफेक्ट डालेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो गया। अगर ऑनेस्टी से काम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे हमारे। अगर कुछ डिस्प्यूट होंगे, लड़ाइयां होंगी, तो बिजनेस में प्रॉफिट कम होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सर्कमस्टांसेस के अंदर
पर इन सब चीजों का कोई मनी वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? नो मनी वैल्यू। अगर किसी चीज की कोई मनी वैल्यू नहीं है तो वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव आइटम्स। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटेटिव। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप साथ साथ लिखते जा रहे हो आप। ठीक है, तो हम अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं? ठीक है, अपना अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स। हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर ट्रांजेक्शंस, वो मैंने बताया था। ट्रांजेक्शन जनरली आउटसाइडर के साथ होते हैं। दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्संस, सॉरी बिटवीन टू पर्संस फॉर सम कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपकी। सिक्स्थ, इंटरप्रिटेशन। सर व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है? एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आपको याद है क्लास 12th के अंदर आपने एक बुक पढ़ी थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे भी वर्ड आया था इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, सारी अकाउंटिंग कर लेते हैं। लाइक सपोज आपकी रिपोर्ट कार्ड बन गई, रिपोर्ट कार्ड में आपकी मार्क्स आ गए, दैट इज कॉल्ड मार्क्स। वो क्या हो गए आपके? एक तरीके से आपकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? एनालाइज होता है। एनालाइज करने का मतलब क्या है? हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम? कंपेयर। कंपेयर करने के दो तरीके हैं, एक इंट्रा और एक इंटर। मतलब इंट्रा मतलब अपने प्रीवियस ईयर से हम करंट ईयर को कंपेयर करते हैं। इंटर इज व्हाट? जहां पर हम क्या करते हैं, दैट इज इंटर के अंदर हम अपना ये इंट्रा फॉर्म हो गया और ये इंटर फॉर्म हो गया। पेप्सी और कोक, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि भाई क्या हमारा वीक एरिया है, कहाँ पे हमने इंप्रूवमेंट्स करनी है, वो सब चीजें होती हैं। तो अकाउंटिंग खाली ये नहीं है कि अकाउंटिंग में हमने क्या कर दिया, दैट इज अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में अकाउंटिंग खत्म हो गई, ऐसा नहीं है धन जी। तो जब मैं बात कर रहा हूँ समराइजिंग की, तो यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ, हाँ, इंटरप्रिटेशन किसको करते हैं? रिजल्ट्स की करते हैं। अब ये सर रिजल्ट्स क्या होते हैं अकाउंट्स के अंदर? अगर रिजल्ट्स की बात करूं, अकाउंट्स के दो रिजल्ट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम, आपको पता है, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। बैलेंस शीट में हम क्या चेक करते हैं? अपनी पोजीशन चेक करते हैं, हमारी क्या पोजीशन है, यहाँ पे क्या हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो मैं एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूं, 7th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। अकाउंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आते हैं? हमारे एक्सपेंसेस आते हैं और हमारी इनकम्स आती हैं। ठीक है जी, आपको पता है कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो क्या बोलते हैं इसको हम? प्रॉफिट। अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा हैं और इनकम कम है तो क्या बोलते हैं इसको हम? लॉस। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हम जब बात करते हैं अपनी, तो क्या होता है उसमें? हमारे एसेट्स कितने हैं और हमारी लाइबिलिटीज कितनी हैं, तो ये हमारी पोजीशन बताती है। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपका। तो ये है हमारी अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन जो दी अकाउंट्स की, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। आज तो आपको याद हो गया होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल को रिकॉर्ड नहीं करते। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे अकाउंट्स के, हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। मतलब क्या हो गया? एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। रिजल्ट्स का मतलब क्या हो गया? आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको लिख लिया होगा, वरना वीडियो रोक के आप लिखो पूरा, आप एक एक करके आप आराम से। ठीक है, पहले ये डेफिनेशन लिखो। ठीक है जी,
चलिए जी, अब आइए नेक्स्ट। ठीक है, फीचर्स हो गए आपके, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब क्या, जर्नल, स्टार्टिंग पॉइंट के अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, और क्या हो गया, रिजल्ट्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, अकाउंटिंग के फीचर्स हैं। ठीक है, क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स है जो मैंने आपको आज बताए क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर कंक्लूड कर लो आप अच्छे से। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर भी गिवन है। ठीक है, देखिए ये मैंने बता भी रखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड द सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है जी, अब आइए, बिजनेस एक्टिविटीज में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं एंड बोथ होते हैं। ठीक है, अब बोथ वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ देते हैं फिलहाल आज की क्लास के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व है। रिजल्ट्स क्या है, दैट इज जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो जो इवेंट्स हैं वो क्या है, इवेंट्स को अगर मैं डिफाइन करूं, व्हाट आर इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं, एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, एंड रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस नोन एज इवेंट। जो ट्रांजेक्शंस के एंड रिजल्ट हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट कितना है हमारा, लॉस कितना है, ये ईयर एंड में निकालते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे इवेंट्स हैं। तो दो चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर, क्या होता है, एक तो ट्रांजेक्शन्स होते हैं और एक इवेंट्स होते हैं, पर दोनों फाइनेंशियल होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल होने चाहिए। ठीक है, तो आगे उन्होंने बोला टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, जिसको मनी की टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल जो कि मनी की टर्म्स में वैल्यू नहीं हो सकते, लाइक परचेज, सेल, ये सारा क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्वारल बिटवीन टू मैनेजर, डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, ये क्या, नॉन फाइनेंशियल चीजें। दुख है, बहुत दुख है, उसकी डेथ हो गई, पर कितने रुपए का दुख है भाई। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन भी दो टाइप के, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अपने आप में दो पार्ट हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अपने आप में दो पार्ट हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कैश एंड चेक एंड अदर मोड्स इमीडिएट सेटलमेंट, जहां पे इमीडिएट सेटलमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। जहां पे हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, दैट इज कॉल्ड आपका ऑब्लिगेशन है फ्यूचर के लिए पेंडिंग, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड करूं चीजों को, तो आप ध्यान दो। बिजनेस के अंदर क्या होते हैं हमारे, ध्यान देना, ट्रांजैक्शंस होते हैं और इवेंट्स होते हैं। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में हमने डिफाइन करा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी दो टाइप के हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, तो बिजनेस के अंदर क्या होंगे, ट्रांजैक्शंस भी होंगे, इवेंट्स भी होंगे। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, जो कि मनी की टर्म्स में वैल्यू हो सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल क्या रिकॉर्ड नहीं होते। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको आज फर्स्ट क्लास ये समझ आई है अच्छे से। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे अपने आप को। ठीक है, और आज की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, अकाउंटिंग का मीनिंग सब बताया आपको, पहले तो पूरा बेसिक्स बताया था आपको, पूरा आपके सीए के बारे में, फिर अकाउंटिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया।
चलिए जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। बाकी हम फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम और समझते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बेटे।